आज हम बात करेंगे आर्द्रता ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका तापमान से क्या संबंध होता है। अक्सर हम लोग ये जानते हैं या ये महसूस करते हैं कि गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, शीत ऋतु में जल्दी नहीं सूखता है। तो उन सभी चीज़ों में आर्द्रता का क्या इफ़ेक्ट होता है, आर्द्रता का क्या रोल होता है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्द्रता है क्या। तो वायुमंडल में उपस्थित या वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बेसिकली 3 प्रकार का होता है: विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। ये याद रखना है आपको, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। अब हम ये तीनों पर बारी बारी से बात करेंगे। तीनों का अर्थ क्या होता है, तीनों का परिभाषा क्या होता है, तीनों का क्या रोल है, किस टाइप का हम उसको यूज करते हैं, ये सब आर्द्रता का। तो सबसे पहले बात होगी विशिष्ट आर्द्रता पे। विशिष्ट आर्द्रता क्या है, तो इसका अगर हम परिभाषा की बात करें तो 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा होता है उसे हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यानी प्रति 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। इसका जलवाष्प की मात्रा के साथ समानुपातिक संबंध होता है। किसका? विशिष्ट आर्द्रता का। विशिष्ट आर्द्रता का जलवाष्प की मात्रा के साथ समानुपातिक संबंध होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगा तो विशिष्ट आर्द्रता भी बढ़ेगा। यानी ये आप समझ पा रहे होंगे कि जब वायुमंडल में हम 1000 ग्राम वायु की बात कर रहे हैं तो अगर जलवाष्प की मात्रा और बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, विशिष्ट आर्द्रता और बढ़ेगा। इसी प्रकार हम दूसरा जो है निरपेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता जो है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मान लीजिए कि 1 घन सेंटीमीटर का एक आयतन है, यानी इस आयतन में अगर जो जलवाष्प की मात्रा है उसी को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी प्रति इकाई आयतन में, अब यहाँ पे आयतन हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसका इस जो निरपेक्ष आर्द्रता होता है इसका वायु के आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इस चीज़ को समझिएगा, निरपेक्ष आर्द्रता का वायु का आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम आयतन घटाएंगे, आयतन को कम करेंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान जो है बढ़ जाएगा। अगर हम आयतन को बढ़ाएंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान घट जाएगा। यानी यहाँ पे ये आपको क्लियर रखना है, ये दोनों में डिफरेंस के तौर पे, कि जो विशिष्ट आर्द्रता है इसको हम 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के आधार पर इसको मापते हैं, और निरपेक्ष आर्द्रता जो है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के आधार पर मापा जाता है। इसका जलवाष्प की मात्रा से क्या संबंध है, इसका आयतन से क्या संबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो निरपेक्ष आर्द्रता है इसका वायु के आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यानी निरपेक्ष आर्द्रता का मान अगर बढ़ेगा तो इसका घटेगा, है ना, इसका अगर घटेगा तो इसका बढ़ेगा, इस टाइप का संबंध है। अब हम इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है सापेक्ष आर्द्रता। इसका क्या रोल है, क्या यूज है, हम आगे देखते हैं। इसके पहले हम एक और बात करें, ये जो निरपेक्ष आर्द्रता है
निरपेक्ष आर्द्रता है, इसमें दो कंडीशन हो सकता है। जैसे हम कंडीशन की बात ये कर लें आगे, इस पर सापेक्ष आर्द्रता से पहले थोड़ा इस पर हम और डिस्कस कर लें। इसमें दो कंडीशन ये है कि यदि वायु इस प्रकार से अगर ऊपर की ओर फैल रही है, तो वायु जो है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें इसके आयतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इस स्थिति में जो निरपेक्ष आर्द्रता का मान है वो घट जाएगा। इस स्थिति में जो निरपेक्ष आर्द्रता का मान है वो घट जाएगा। और वही अगर वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसमें देखिए वायु का माध्यम जो है इस प्रकार से है, सघन से विरल की ओर। अगर यही उसका मार्ग ऐसे हो, विरल से सघन की ओर, विरल से सघन की ओर इस प्रकार से, तो इस स्थिति में आयतन क्या होगा, आयतन कम जाएगा और निरपेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ जाएगा। ये चीज़ याद रखना। ऐसे इस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, है ना, कि वायु कब सघन से विरल में जाती है, विरल से सघन में जाती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको इतना यहाँ पे जानना जरूरी है कि यदि वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी इस प्रकार से गमन करती है, तो उस स्थिति में इसका आयतन बढ़ेगा और निरपेक्ष आर्द्रता का मान घट जाएगा। और अगर यही वायु अगर ऊपर विरल से अगर सघन माध्यम में आती है, इस प्रकार से अगर आती है, तो इस स्थिति में इसका आयतन कम रहा है और इस स्थिति में निरपेक्ष आर्द्रता का मान जो है वो बढ़ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं सापेक्ष आर्द्रता पर। ये जो सापेक्ष आर्द्रता है इसका क्या यूज है, क्या परिभाषा है, इसको समझते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष देखिए इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, सापेक्ष यानी किसी के सापेक्ष। तो ये जो सापेक्ष आर्द्रता है तापमान के सापेक्ष मापा जाता है। किसके सापेक्ष मापा जाता है, तापमान के सापेक्ष। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता दिए गए तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा वायु द्वारा अतिरिक्त रूप से जलवाष्प ग्रहण करने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी हम शॉर्ट में ये कहें इसे कि किसी तापमान पर अगर सापेक्ष आर्द्रता है तो उसका अर्थ क्या हुआ, उसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि अगर हम सापेक्ष आर्द्रता की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में हम तापमान के सापेक्ष किसी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि उस वायुमंडल में जलवाष्प की कितनी मात्रा है और उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। यानी इसे जब भी हम सापेक्ष आर्द्रता को जब भी प्रदर्शित करेंगे तो परसेंटेज में ही यानी प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे किसी स्थान पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसी स्थान पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तापमान वहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस है, और हम ये कह रहे हैं कि वहाँ का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी कि सापेक्ष आर्द्रता है वो 60% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वायु में 40% जल वाष्प धारण करने की क्षमता अभी और है। यानी 60% जल वाष्प धारण कर चुका है वो वायु और उसमें 40% और जल वाष्प धारण करने की क्षमता है। यानी सापेक्ष आर्द्रता का ये मतलब होता है, यानी कि हम जब भी सापेक्ष आर्द्रता की बात करेंगे तो किसी तापमान के सापेक्ष ही बात करेंगे। अगर हम कहें कि सापेक्ष आर्द्रता अगर 40% है तो 40% कितना टेम्परेचर पे है ये भी हम बात करेंगे, तभी ये पूर्ण होगा। ये कंप्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। समझिए कि यहाँ पे अगर सापेक्षिक आर्द्रता दिया हुआ है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी दिया होना अनिवार्य, कितना टेम्परेचर पे इस प्रकार का आर्द्रता है। अब हम आगे समझेंगे कि
सापेक्ष आर्द्रता का तापमान के साथ क्या संबंध होता है। तो ये आप सीधा जानिएगा कि सापेक्ष आर्द्रता का तापमान के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। और ठीक इसके उल्टा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के साथ तापमान का जो संबंध होता है वो समानुपाती होता है। देखिए सिंपल समझिए, अगर तापमान बढ़ेगा, किसी भी वायुमंडल में तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। सिंपल, अगर तापमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब वायुमंडल से जलवाष्प की मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी कि घट रहा है, इसका मतलब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसका भी और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जैसे सापेक्ष आर्द्रता के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है तापमान का। यदि तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता कमेगा। ये चीज़, ये 3 लाइन जो है आपको एकदम फिगर में रखना है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एकदम क्लियर ध्यान रखना है कि सापेक्ष आर्द्रता के साथ तापमान का संबंध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सापेक्ष आर्द्रता अगर बढ़ रहा है इसका मतलब तापमान कम रहा है, अगर तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब सापेक्ष आर्द्रता घट रहा है, कम रहा है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये है कि तापमान यदि बढ़ेगा, तापमान यदि बढ़ेगा तो जलवाष्प, तो वायुमंडल में या वायु में जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगा। जब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो घटेगा। जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे बात करें, यदि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी स्थान का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है, यहाँ पे 60% है। अगर यहाँ पे इस 60 की बजाय हम कर दें यहाँ पे 40% है, तो 40% हो जाएगा तापमान बढ़ने पर। अगर ये 40% हो जाएगा, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये जो वायु है ये 60% और जलवाष्प ग्रहण कर सकता है ना। तो सिंपल बात है यहाँ पे इस लाइन को समझने के लिए, अगर तापमान बढ़ाएंगे, तापमान हम यदि बढ़ाएंगे तो वायु का जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगा, और उस स्थिति में जो सापेक्ष आर्द्रता है वो घटेगा। इसी प्रकार से एक सिंपल आप लॉजिक समझ सकते हैं। आप हमेशा आपको ऐसा फील होता होगा कि शीत ऋतु में क्या होता है कि तापमान कम जाता है, शीत ऋतु में तापमान कम जाता है, तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, कम जाती है। जब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटेगी इसका मतलब सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रहा है। वही उसके ठीक विपरीत ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ रहा होता है, तापमान बढ़ता है। तो उस स्थिति में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। जब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो इसका मतलब सापेक्ष आर्द्रता कमेगा। अब इसे हम बात करें, अगर मान लिया जाए कि सापेक्ष आर्द्रता 60% था, अब वो हो गया 20%, इसका मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ा है। तापमान बढ़ा है तभी तो अब यहाँ पे जब ये 60% था वो 20% हो गया, इसका मतलब कि ये पहले जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता इसमें था वो 40% था, अब यहाँ पे जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो हो गया है वो 80% हो गया है। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ने से जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, और उस स्थिति में जो सापेक्ष आर्द्रता है उसका मान कमता है। जैसे आपसे एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे पूछे कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? तो आंसर ये भी हो सकता है तापमान बढ़ने के कारण। आंसर क्या हो सकता है, तापमान बढ़ने के कारण, या जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने के कारण, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कम हो जाने के कारण। ये तीनों प्रकार का आंसर इसमें सही हो सकता है। आपको अगर ऑप्शन में तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा या तीनों इस प्रकार का दिया हुआ रहे तो तीनों कथन सही है, या तो आपको ऑप्शन को बदल बदल के आप इस रूप में याद किए कि तापमान बढ़ा हुआ रहता है इसलिए जो है गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ये ऑप्शन ही गायब कर दिया है ना, क्वेश्चन से ही ऑप्शन गायब कर दिया गया। अब आपको ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये मिल गया कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाने के कारण
गर्मी के दिनों में जल्दी कपड़ा सूख जाते हैं। इस प्रकार अगर ऑप्शन दे दिया आपको, तो उस स्थिति में आप जो है उस चक्रव्यूह में मत फंसिए। आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगा और जो सापेक्ष आर्द्रता है वो घटेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ पाए होंगे इस चीज़ को। धन्यवाद। एक चीज़ और यहाँ अगर समझ गए होंगे तो एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं यहीं पे कि इसका एक सिंपल उदाहरण सापेक्ष आर्द्रता को हम एक और उदाहरण दे देना चाहते हैं आप लोगों को, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो आकृतियाँ देख रहे हैं, एक कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, और ये जो है ये आपका सागरीय क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, यानी समुद्री क्षेत्र है। आप ये जानते हैं कि समुद्र जो है स्थल की अपेक्षा जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्थल जो है समुद्र की अपेक्षा यानी जलीय सतह की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंड होता है। इस पर हम आगे बात करेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये जानना है यहाँ पे आर्द्रता का क्या रोल है, ये आपको जानना है। हम और अन्य पहलुओं पे यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे हम सिर्फ आर्द्रता के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस आकृति के अनुसार, ये जो जलीय सतह है, इधर से वायु किधर जा रही है? इधर से वायु इस स्थल की ओर जा रही है, और यहाँ से जाने के बाद जब ये वायु किसी पहाड़ से या किसी पर्वत से इस प्रकार से टकराती है तो यहाँ पे ये ऊपर की ओर आरोहण करता है। इस प्रकार से वायु का आरोहण होता है। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, जब वायु का आरोहण होता है यहाँ पे, तो वायु यानी कहने का मतलब है कि एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, यानी वायु का आरोहण होता है यहाँ पे। अब आरोहण होने के बाद क्या होता है, वायु के तापमान में ऊपर जाने के बाद कमी आती है। कमी होने के बाद क्या होता है, एडियाबैटिक कूलिंग होता है। हम आगे तुरंत अभी इसी वीडियो में बात करेंगे एडियाबैटिक कूलिंग क्या होता है ना। एक तापीय परिवर्तन है ना। तो जब वायु नीचे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वहाँ पे तापमान में कमी होता है। यानी कमी को हम एडियाबैटिक कूलिंग के रूप में जानते हैं। जब ऊपर की ओर जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि तापमान जब कमता है तो सापेक्ष आर्द्रता जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद मतलब अगर वो सापेक्ष आर्द्रता अगर 100% तक हो जाए, बढ़ते बढ़ते अगर 100% तक हो जाए, यानी कि उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है अगर शून्य हो जाए, है ना, तो उस स्थिति में वायु संतृप्त हो जाता है। और संतृप्त होने के फलस्वरूप वायु का संघनन शुरू हो जाता है। जब वायु संघनित होना शुरू होता है तो संघनन के फलस्वरूप, यानी संघनन का मतलब ही होता है कि जो गैसीय अवस्था में पदार्थ है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। जो गैसीय अवस्था में पदार्थ है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, यानी जल की बूंदों का निर्माण होता है। यहाँ पे संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प जो है जल बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और जल बूंदों में परिवर्तित होने के फलस्वरूप उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस सतह पर गिरना शुरू हो जाता है, जिसे हम वर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे थे कि जो वर्षण की प्रक्रिया होती है उसमें ऐसा नहीं कि जितना भी हर प्रकार के जो वर्षाएं होती हैं उसमें सापेक्ष आर्द्रता का ही रोल होता है, लेकिन उसमें एक सापेक्ष आर्द्रता भी एक अहम रोल अदा करता है। एक अहम चीज़ है यहाँ पे
सापेक्ष आर्द्रता का एक अहम रोल है, जिस कारण हमें वर्षण का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि हम एक वर्षण के उदाहरण से सापेक्ष आर्द्रता को समझने का प्रयास कर रहे थे कि अगर सापेक्ष आर्द्रता मान लिया जाए कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अगर सापेक्ष आर्द्रता 60% था, है ना, और ये वायु के सहारे ऊपर सीधा गया और वायु का जब आरोहण हुआ तो ऊपर तापमान को कूल किया, एडियाबैटिक कूलिंग के कारण यहाँ पे जलवाष्प का संघनन हुआ, जलबूंदों का निर्माण हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वर्षा पृथ्वी पर आई, यानी वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीज़ हम सापेक्ष आर्द्रता के अंदर समझे। अब आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग क्या होता है। एडियाबैटिक कूलिंग, तो आप ये जानिए कि ये जो कूलिंग है एक तापीय परिवर्तन है, थर्मल चेंज है। इसका संबंध संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन से है। जैसे जलवाष्प में जो होता है वो गुप्त ऊष्मा होता है, और गुप्त ऊष्मा जो है जब जलवाष्प से वर्षा होती है, संघनन प्रक्रिया द्वारा वर्षा होती है, तो उस स्थिति में गुप्त ऊष्मा जो है संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। इस पर मैं आगे डिटेल्स इसको बताएंगे उस चीज़ को, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होता है, संघनन के फलस्वरूप जो वर्षा के रूप में होती है, तो यानी वो जो गुप्त ऊष्मा है वो संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे तापीय परिवर्तन का जो प्रकार है ये इस पे जानना है आपको। ये जो है एक होता है डायबेटिक थर्मल चेंज और एक होता है एडियाबैटिक थर्मल चेंज। इसमें क्या होता है, डायबेटिक में क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण या निष्कासन होता है। ऊष्मा का अवशोषण या निष्कासन के कारण तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे मान लें लोहे के कील को या तवा को अगर आप गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको आप फर्श पे रख देते हैं, तो क्या होता है, उसका मतलब फिर ये होता है कि उससे जो लोहे का कील या तवा होगा गर्म, उससे ऊष्मा का निष्कासन होगा और फर्श जो है ऊष्मा का अवशोषण करेगा। लेकिन ये जो डायबेटिक थर्मल चेंज होता है इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण या निष्कासन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ डायबेटिक थर्मल चेंज में ऊष्मा का अवशोषण या निष्कासन होता है और उसके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है ना। उसका एक उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं। दूसरा है एडियाबैटिक थर्मल चेंज। इसमें क्या होता है कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण या निष्कासन नहीं होता है, इसमें प्रसरण या संकुचन के कारण तापमान में परिवर्तन होता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे कि यहाँ जो है वायु में क्या हो रहा था, यहाँ प्रसरण हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अगर वायु यहाँ पे वायु जब ऊपर की ओर ऐसे फैल रहा है तो वायु जो है यहाँ पे सघन अवस्था में था, ऊपर गया तो ये विरल अवस्था में हो गया, यानी कि वायु का यहाँ पे प्रसरण हुआ, है ना, वायु फैला। प्रसरण का मतलब फैलना, है ना। तो यानी कि एडियाबैटिक थर्मल चेंज में क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण या निष्कासन नहीं होता है, इसमें ऊष्मा का प्रसरण या संकुचन होता है और उसके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जब प्रसरण होगा वायु जो है, वायु का जब प्रसरण होगा तो ताप में कमी आएगी और जब संकुचन होगा तो ताप में बढ़ोतरी होगी। जैसे एक उदाहरण से यहाँ समझिए, ये सतह है, सतह से वायु जो है अगर इस प्रकार से ऊपर की ओर अगर फैलेगा तो इस अवस्था में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो यहाँ पे वायु का प्रसरण हो रहा है, तो इस स्थिति में ताप में कमी आएगा। लेकिन वही कुछ स्थितियाँ, मौसम दशाएँ ऐसी होती है कि कभी कभी वायु ऊपर से जो है इस प्रकार से संकुचित होकर नीचे आता है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है। तो इस स्थिति में वायु का संकुचन होता है और ताप में बढ़ोतरी होती है। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग आज सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता ये सभी बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।